दोस्तों, आपके लगातार मैसेजेस आए और उसमें आपके द्वारा एक ही डिमांड किया गया। वह यह था कि डीएलएड सिलेबस और जीएस सिलेबस इन दोनों की शुरुआत नए तरीके से किया जाए, एक बार फिर से किया जाए, ताकि आपकी जो क्रमबद्धता है प्रधान शिक्षक की तैयारी को लेकर के वो बनी हुई रहे। और फिर से इसको शुरू करने के लिए आपने इसलिए कहा ताकि नए सिरे से इसके आप तैयारी करें और जो भी इसमें जो आपकी तैयारी में जो भी कमियां हैं वो इनके द्वारा दूर हो जाए। दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके बीच में एक नए सिरे से या यूं कहें कि पुनः इसकी तैयारी आपको करवाने जा रहा हूं और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच डीएलएड सिलेबस की शुरुआत करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले तैयारी में जो मैंने आपको ये डीएलएड सिलेबस के जितने भी यूनिट थे उसमें एक एक टॉपिक को मैं आपके बीच में रखता था और उसके बाद उसका एमसीक्यू भी आपके बीच में लेकर के आता रहा हूं। दोस्तों, इसके पहले आज फिर मैं आपको उसी तरह की तैयारी करवाऊंगा, पहले डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका एमसीक्यू लेकर के आऊंगा। आपके विशेष मांग पर मुझे इसकी शुरुआत करनी जरूरी थी और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक बच्चे तथा बचपन की शुरुआत करने जा रहा हूं और इस पहले वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूं और इसके बाद के वीडियो में इसका एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो चलिए पहले इसके डिटेल की जानकारी लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेड टीचर एग्जाम 2023 मैंने लिखा है। पहले मैं 2022 लिखा करता था अपने वीडियोस पर, लेकिन दोस्तों अब चूंकि ये एग्जामिनेशन 2023 में लिया जाएगा इसलिए मैंने ऐसा यहां पर लिख करके आपके बीच में रखा हूं। दोस्तों, डीएलएड सिलेबस के यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1 है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। टाइप जो है दोस्तों वो डिटेल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एमसीक्यू आपके बीच में लेकर के आऊंगा। कुछ नए प्रश्नों का भी समावेश रहेगा पिछले वीडियो के मुकाबले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी वीडियो होने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बचपन की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बचपन जो है वो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु काल को कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन को शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था के विकासात्मक चरणों में विभाजित किया गया है। अब यहां पर देखिए आप कि जो शैशवावस्था है उसमें बच्चा चलना सीखता है, जो प्रारंभिक बचपन है वो खेलने की उम्र होती है, मध्य बचपन जो आप देख रहे हैं वो स्कूली उम्र होती है और किशोरावस्था को वैसंधिक के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं ये आपको नोट कर लेना है। शैशवावस्था, चलना, बच्चा चलना कब सीखता है, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। खेलने की उम्र क्या होती है, स्कूली उम्र क्या होती है, वैसंधि किस अवस्था को कहा जाता है। तो ये सब चीजें आप जानते भी होंगे। एक बार फिर से मैं आपको यहां पर रिवाइज करवा रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। बचपन में बच्चा जो होता है दोस्तों एक कोरी स्लेट की भांति होता है। इस अवस्था में कोरी स्लेट या स्लेट पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी इस कोरी स्लेट जो बचपन है दोस्तों एक कोरी स्लेट की भांति होती है और इस कोरी या साफ स्लेट पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। बचपन में बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण प्रिय होते हैं। बच्चा किसी चीज को देख करके, सुन करके, है ना, वो सीखता है। तो जैसा वो देखेगा, जैसा सुनेगा, उसी तरह से करने का प्रयास करता है बचपन में।
कौन? बच्चा। तो बचपन में बच्चे के व्यक्तित्व का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि जीवन से परे विकास का तिहाई विकास जो है ना, वो बचपन में ही पूर्ण हो जाता है। आगे पॉइंट है कि बचपन के प्रथम जो 2.5 वर्ष है, यहां जो आप देख रहे हैं, बचपन के प्रथम 2.5 वर्षों में बालक के शरीर और मस्तिष्क की गति सर्वाधिक होती है। परंतु इस आयु में बालक अपने घर में ही रहता है तथा जाने अनजाने घर की संस्कृति और पर्यावरण को आत्मसात करने लगता है। तो यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम 2.5 वर्षों में बालक के शरीर और मस्तिष्क की गति सर्वाधिक होती है, लेकिन इस आयु में बालक अपने घर में ही रहता है और जाने अनजाने घर की संस्कृति और पर्यावरण को आत्मसात करने लगता है। आगे देखते हैं बचपन की अवधारणा में। देखिए, बचपन के शेष जो 3 वर्ष हुए, अर्थात 6 वर्ष की आयु तक, देखिए यहां पर जो बचपन की बात आ रही है 0 से 6 वर्ष तक की आ रही है। आपको यह भी आएगा कि 0 से 6 वर्ष तक की उम्र को क्या बोलते हैं? बचपन बोलते हैं। लेकिन हम अगर विकासात्मक चरण के रूप में बांटेंगे तो फिर शैशवावस्था यानी जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक के समय को कहेंगे। तो बचपन के जो शेष 3 वर्ष है, अगर 0 से 6 को देखा जाए तो 6 वर्ष की आयु तक बालक हाथ पैरों के उपयोग में नवीन कौशल अर्जित करता है, वह आत्मनिर्भर बन जाता है। अतः बचपन के समय में बालक विभिन्न क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करने लगता है। तो इंपॉर्टेंट है कि जो बचपन के जो शेष 3 वर्ष हैं, जो 6 वर्ष तक पहुंचता है बालक, तो हाथ पैरों के उपयोग में नवीन कौशल अर्जित करता है, आत्मनिर्भर बन जाता है। और बचपन के समय में बालक विभिन्न क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करने लगता है। यह आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास तीव्रता से होता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन भी बनेंगे। किस अवस्था में बच्चे में बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास तीव्रता से होता है? तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। खोजी दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति विकसित होती है। यानी ये जो एज है 6 से 12 वर्ष का, इसमें खोजी दृष्टिकोण उत्पन्न होती है, घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है, ये विकसित हो जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बचपन की अवस्था भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी एक एक जो पॉइंट आप देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इसका एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। दोस्तों, जब मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, एमसीक्यू लेकर के आऊंगा, तो और भी क्लियर हो जाएगा जो मैं आज आपको डिटेल में बता रहा हूं। तो देखिए, साथ ही यह स्वयं में विशिष्ट एवं आनंददायी अवस्था है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रोल और ब्रूस ने तो इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि बचपन को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो ये आपको याद रखना है, क्रोल और ब्रूस। देखिए, इनके अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता के कारण प्रश्न पूछकर जानकारी हासिल करना चाहते हैं बच्चे। बालक में इस अवस्था में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। नैतिक गुण का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में बच्चों में नैतिक गुणों का विकास होता है? तो बचपन में 6 से 12 वर्ष के अवस्था में विशेष रूप से। तो अब देखिए, बच्चे सभी को प्रसन्न करने वाले खेल खेलते हैं तथा बड़ों का मनोरंजन भी करते हैं। यह भी देखते हैं, बचपन जो होता है बड़ों के मनोरंजन के लिए एक विशेष क्षेत्र होता है दोस्तों। बच्चे अपने जो वयस्क होते हैं वो अपने बच्चों को देख करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उनके साथ खेलते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। देखिए, बचपन की विशेषता के बारे में जानते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। देखिए, बालक की मांसपेशियों में वृद्धि होती है, अर्थात उसका शारीरिक विकास होता है। समझ गए? उसका शारीरिक विकास होता है। देखिए, बालक में सीखने के साथ ही भाषा का भी विकास होता है।
ये सब मैं आपको विशेषता बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखिए, बालकों में मिलने जुलने एवं परस्पर एक दूसरे के साथ खेलने से उनके भावात्मक विकास तथा सहयोग लेने देने की क्षमता का विकास होता है। यानी ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि बालकों के मिलने जुलने और परस्पर एक दूसरे के साथ खेलने से उनके भावात्मक विकास तथा सहयोग लेने देने की क्षमता का विकास होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सोचने विचारने की बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। पांचवा है दोस्तों कि बचपन में आम बालक जिन संस्कारों को ग्रहण कर लेता है वे अस्थायी हो जाते हैं। बचपन से ही बालक में आंतरिक शक्तियों के विकास पर बल देकर संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करना संभव है दोस्तों। यानी कि बचपन में ही अगर बालक में आंतरिक शक्तियों का विकास पर बल दिया जाए तो संपूर्ण मानव जीवन की रक्षा करना बहुत ही आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। अब दोस्तों आपने देख लिया बचपन की अवधारणा, बचपन की विशेषता। अब हम लोग सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ पर एक एक करके चर्चा करते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चे तथा बचपन की सामाजिक समझ। देखिए, बच्चा एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई होता है। प्रत्येक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे तथा बचपन को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। जैसा सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है उसी तरह से बच्चे तथा बचपन को देखने की नजरिया होता है। हर जाति, धर्म, परंपरा में बच्चे तथा बचपन की समझ अलग अलग है दोस्तों, एक तरह की नहीं है। सभी धर्म, जाति, परंपरा में अलग अलग है बच्चे तथा बचपन की समझ को जानना, समझना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना और वहां उसकी स्थिति। अब देखिए कि भारतीय समाज में विभिन्न वर्ग स्तरीय आर्थिक पारिस्थितिक परिस्थितियों में बचपन के स्वरूप को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। वो क्या है सो देखिए। नंबर 1, निम्न श्रेणी एवं मजदूर वर्ग में बचपन, मध्यम वर्ग में बचपन और धनिक वर्ग में बचपन। अब एक एक करके इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे निम्न श्रेणी एवं मजदूर वर्ग में बचपन के ऊपर। देखिए, निम्न श्रेणी एवं मजदूर वर्ग की बस्तियों में माता पिता दोनों ही काम पर चले जाते हैं। ऐसे में घर पर रहने वाले बालक बालिकाओं की देखभाल करने वाला घर पर कोई नहीं होता, घर पर कोई नहीं होता दोस्तों। वे इधर उधर बेकार घूमते रहते हैं, भूख प्यास का उन्हें कोई आभास नहीं होता है, नहीं वक्त पर भोजन एवं विश्राम ये सब मिल पाता है, जिसके कारण उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। साथ ही बालकों के उपद्रवी होने की भी संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। मजदूर बस्तियों में इसीलिए बाल गृहों में बस्ती के बालकों के लालन पालन, खेलकूद और अल्पाहार की व्यवस्था है, किंतु अभी भी बाल विकास हेतु या जो है बहुत सुधार आवश्यक है। अब आ जाते हैं मध्यम वर्ग में बचपन। नंबर 2, देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम वर्गीय परिवार के रोजगार पाने की कामना से शहरों में बसने के कारण शहर में जनसंख्या का दबाव दोस्तों, शहर में जनसंख्या का जो दबाव से सुविधाओं का अभाव होने लगता है। ऐसे में बालक बालिकाओं के विकास पर समुचित ध्यान देने के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना परम आवश्यक होने लगी और इस समस्या के समाधान हेतु गांव और शहरों में शिशु सलाहों का विकास हुआ। परंतु पर्याप्त भूमि और साधन सुविधाओं के अभाव के कारण दोस्तों बच्चों के संतुलित विकास हेतु सभी आवश्यक संसाधनों की सुलभता स्वयं में जटिल हो गई है। वर्तमान में स्थिति है कि इस संदर्भ में आवश्यक सुधार के लिए बहुत ही कदम उठाने होंगे और विशेष आवश्यकता है इसमें। अब आगे आते हैं धनिक वर्ग में बचपन। देखिए, सामान्य जो धनिक वर्ग के घरों में खेल एवं साधनों की विपुलता तो रहती है, कोई कमी नहीं रहती, बच्चों की देखभाल के लिए नौकर भी होते हैं, लेकिन दोस्तों संयुक्त परिवार न होने के कारण बालक बालिकाओं को खेलने के लिए समवयस्क संगी साथी नहीं मिलते। माता पिता अपने दैनिक क्रियाकलापों, कारोबार, ऑफिस, इन सब में व्यस्त रहते हैं और इसका क्या होता है परिणाम जानते हैं? बच्चों को स्नेहपूर्ण संसर्ग नहीं मिलता।
इस समस्या के समाधान हेतु विशेष नर्सरी स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। इनमें उन बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी विशेष प्रकार से होता है। तो आपने यहां देखा निम्न श्रेणी एवं मजदूर वर्ग में बचपन, मध्यम वर्ग में बचपन और धनिक वर्ग में बचपन की यथास्थिति और उनके लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाने की अभी भी आवश्यकता है। दोस्तों, बचपन के सामाजिक समझ को जानने के बाद अब हम लोग सांस्कृतिक समझ को समझते हैं। देखिए, संसार में नए के प्रति कौतूहल का भाव रहता है, नए के प्रति उत्सुकता का भाव रहता है। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए जितने भी व्यक्ति होते हैं वो उत्सुक होते हैं। इस नवीनता को अपनाने की चाह के कारण हम पुराने को त्याग देते हैं, परंतु प्रत्येक नया अपनाने योग्य नहीं होता और पुराना जो होता है वो त्यागने योग्य नहीं होता। इसको हम आधुनिकीकरण एवं संस्कृति की अवधारणा द्वारा समझ सकते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जीवन शैली के स्वरूप को प्रस्तुत करने का कार्य संस्कृति करती है। इसमें जीवन के सभी पक्षों का समन्वय है, यह संस्कृति का अर्थ हुआ। अब इसके अंतर्गत रॉल्फ लीटन ने क्या कहा है, तो देखिए, संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचारित होते हैं। ध्यान दीजिए, संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है, वो व्यापक रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचारित होते हैं। ये बातें किसने की है? रॉल्फ लीटन ने कही है। अब आगे देखते हैं, संस्कृति के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो संस्कृति दो प्रकार का है। पहला क्या? भौतिक संस्कृति। अब भौतिक संस्कृति वह संस्कृति होती है जो हमें भौतिक रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। और दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या आता है? तो भौतिक संस्कृति जो है मकान है, वस्त्र है, भोजन है, बर्तन है। अब देखिए, दूसरा है सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति। अब ये क्या है सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति, इसको समझ लेते हैं। धार्मिक, दार्शनिक, विश्वास, विचार तथा मूल्य आदि सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति कहलाते हैं। अभौतिक संस्कृति व्यक्ति के विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। सूक्ष्म कहें या अभौतिक संस्कृति कहें। अब इसमें जो जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। धार्मिक, दार्शनिक, विश्वास, विचार, मूल्य, ये सभी अभौतिक या सूक्ष्म संस्कृति कहलाते हैं। और ये क्या है? व्यक्ति के विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। ये है। अब आ जाते हैं बचपन के विकासात्मक चरण। देखिए, बचपन के विकासात्मक चरण की बात करें तो सबसे पहले आता है शैशवावस्था, 0 से 2 या 3 वर्ष कह सकते हैं। ऐसे मूल रूप से आप पढ़े होंगे 0 से 2 वर्ष। प्रारंभिक बचपन जो है दोस्तों वो है 3 वर्ष से लेकर के 7 से 8 वर्ष तक। उसके बाद मध्य बचपन आता है 7 या 8 वर्ष की उम्र से शुरू होकर, जो सामान्यतः प्राथमिक विद्यालय की आयु है और लगभग यौवन काल पर समाप्त होता है, जो किशोरावस्था की शुरुआत होती है। किशोरावस्था की जो शुरुआत होती है, यौवन काल की जो शुरुआत होती है, वो दोस्तों वहां तक, ये मध्य बचपन हुआ। उसके बाद है पूर्व किशोरावस्था। तो इसका कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था और कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है। किसका? ये पूर्व किशोरावस्था का। अब यहाँ पर लड़का और लड़कियों के रूप में भी जानेंगे। तो देखिए, लड़कियों में यह जो पूर्व किशोरावस्था है ये 11 से 15 वर्ष तक और लड़कों में 12 से 17 वर्ष तक। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लड़कियों में पूर्व किशोरावस्था कब और लड़कों में पूर्व किशोरावस्था कहां से कहां तक। और यौन अंगों का विकास होता है इस अवस्था में। दोस्तों, बालक जो है अक्सर अपना सामाजिक तथा संवेगात्मक नियंत्रण खो देता है। इस अवस्था में विशेष ध्यान एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, नहीं तो बच्चा भटक जाता है, गलत रास्तों पर चल जाता है। तो ये जो है यहीं पर क्या रखना होता है? ध्यान रखना होता है। मार्गदर्शन की उन्हें आवश्यकता होती है। यही नहीं है कि वो गलत रास्ते पर चल जाता है, वो गलत अपने आप में हीन भावना से विग्रसित हो जाएगा। बहुत सी समस्याएं होती हैं। जब हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में विशेष जानकारी जानेंगे। अब ये देखिए कि इस अवस्था में विशेष ध्यान
एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, ये जानना जरूरी है। इस अवस्था में बच्चे जो हैं स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बचपन की अवधारणा, बचपन की विशेषता, बचपन की सामाजिक समझ, बचपन की सांस्कृतिक समझ पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बचपन की सामाजिक समझ। देखिए, इतिहासकार फिलिप एरिस ने, दोस्तों फिलिप एरिस ने अपनी पुस्तक सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड किनके द्वारा लिखा गया है? फिलिप एरिस के द्वारा इस बात को प्रकाशित किया है कि बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर एक समाज की रचना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने अपने पुस्तक में किस बात का जिक्र किया है यह भी जानना। यह सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड किनके द्वारा लिखी गई है, उनका नाम, फिलिप एरिस की कौन सी पुस्तक है, यह भी आप इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि 17वीं शताब्दी से पहले बच्चों का प्रतिनिधित्व जो था वो अल्पवयस्क की तरह किया जाता था। तब से इतिहासकारों द्वारा गुजरे जमाने के बचपन पर काफी शोध किया गया है। दोस्तों, नवजागरण काल के दौरान यूरोप में बच्चों का कलात्मक प्रदर्शन नाटकीय रूप से बढ़ गया। इसमें बच्चों के प्रति उनके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित नहीं किया। जीन जैक्स रूसो जो हैं ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बचपन की आधुनिक अवधारणा की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। तो यहां पर भी एक जब बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बन रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है कि बचपन की आधुनिक अवधारणा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है, तो उनका नाम है जीन जैक्स रूसो। समकालीन युग में किंचेबो और स्टेनबर्ग ने बचपन और बचपन की शिक्षा पर एक आलोचनात्मक सिद्धांत का निर्माण किया जिसे उन्होंने किंडर कल्चर नाम दिया। यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किंचेबो और स्टेनबर्ग ने बचपन और बचपन की शिक्षा पर एक आलोचनात्मक सिद्धांत का निर्माण किया और इसी को किंडर कल्चर नाम दिया गया है। तो यह भी क्वेश्चन आएगा, किंडर कल्चर जो नाम दिया गया है वो किनके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों, इन्होंने बचपन के अध्ययन के लिए कई अनुसंधान और सैद्धांतिक विमर्शों का उपयोग विभिन्न दृष्टिकोण जैसे इतिहास लेखन, संज्ञानात्मक अनुसंधान, सांस्कृतिक अध्ययन आदि के आधार पर किया और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि आधुनिक काल में बचपन के नए युग में प्रवेश किया है। दोस्तों, इनका मानना है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने अकेले ही बचपन के नए युग का सूत्रपात नहीं किया है, बल्कि कई सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों ने इस तरह के परिवर्तनों को संचालित किया है। किंडर कल्चर जो है यह समझता है कि बचपन एक सामाजिक और ऐतिहासिक शिल्पकृति है, न कि केवल एक जैविक इकाई। तो बहुत ध्यान देने की बात है इस पॉइंट पर, क्योंकि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि बचपन बढ़ने, वयस्क बनने का एक प्राकृतिक चरण है। मॉन्टेसरी और पियाजे जैसे जो विद्वान हैं, इन्होंने भी बचपन का वर्णन किया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि बचपन का वर्णन क्या मॉन्टेसरी और पियाजे ने किया था? तो हाँ, किया था। दोस्तों, हमारे देश में 1930 के दशक में हिंदी और अन्य कई भाषाओं में बच्चों के साहित्य के लिए एक लंबा समय आया। बचपन को समझने की अलग एक विशेष सृजनात्मक प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो दोस्तों, यह था बच्चे तथा बचपन की अवधारणा, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको आज डिटेल में जानकारी दी। उम्मीद है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे और जब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू लेकर के आऊंगा तो जो भी और आपके मन में संशय रह गया होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए चैनल पर, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं एक बार फिर करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद।